कैसे बच्चों आप सभी। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक को ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। कल हमने जो अपनी क्लास को एंड करा था या जो कल का हमारा क्लास ख़त्म हुआ था वो कहीं ना कहीं 3 कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म को हमने डिस्कस कर लिया था। और वो 3 कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म कौन कौन से थे? वो थे हमारे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज हम चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इसकी शुरुआत करेंगे और वो चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपने आप में क्या है? दैट इज ppm। वो है बेटा पी चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी ppm, जिसको आप पार्ट्स पर मिलियन भी बोल देते हैं। और आप जानते हैं कि मिलियन का मतलब बराबर होता है 10⁻⁶ से। ठीक है ना, ये बात आप सभी जानते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁻⁶, दैट मीन 10 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल ये सभी के मन में आ रहा होगा कि सर जब 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास ऑलरेडी है तो हम ये चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ क्यों रहे हैं और क्या फायदा है इस चौथी टर्म का? तो बेटा फायदा कुछ इस तरीके से समझिए आप कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट है, और हम कैसी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि हम ओवरऑल इस सोल्यूशन चैप्टर के अंदर जो सोल्यूशन की बात करेंगे वो बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा कम वो सॉल्यूट और जिसकी मात्रा ज्यादा वो सॉल्वेंट। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, ट्रेस मतलब बहुत बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm। तो ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ppm में मापना सुविधाजनक होता है, या आपके लिए सुविधादायक होता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो मैं इसमें कह सकता हूं, जो मैं पहला पॉइंट यहां डाल सकता हूं वो ये है कि इसका यूज आप कब करते हैं? व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस quantities, it is more convenient to express the concentration of a solution in terms of ppm, in terms of ppm। ठीक है जी। ट्रेस मतलब क्या होता है? तो ट्रेस मतलब होता है बेटा वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में अगर सल्यूट प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम ppm में मेजर करते हैं। अब इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं? तो देखिए डिफाइन करने का तरीका क्या है। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी of solute in grams present in 10⁻⁶ grams of solution। 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन, दैट मीन 10 लाख ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ppm। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ppm बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ppm। ठीक है, फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूंगा तो ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। 10⁻⁶ ग्राम यानी कि 10 लाख ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं ppm बाय मास। क्योंकि ppm बाय वॉल्यूम भी मेजर करा जा सकता है, लेकिन ppm बाय मास भी मेजर कर सकते हैं। तो ये है ppm बाय मास के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं इसको सिंबलाइज कर दूं तो ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट रिप्रेजेंट करते हैं हम WB से। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB इनटू में 10⁻⁶। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ppm। अब जरा इसी फॉर्मूले को एक बार गौर से देखेंगे बेटा, क्या यही फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है?
एक्चुअल में जो बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं रिलेशन बिटवीन मास परसेंट, आपने मास परसेंट कल पढ़ा था, एंड पीपीएम, कि क्या मास परसेंट और पीपीएम में भी कोई डायरेक्ट संबंध है? तो बिल्कुल है बेटा। इससे पहले जो भी बच्चे रेगुलरली हमारी क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि चैनल से रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप सभी को मिलती रहे। ठीक है ना। ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म हमारा है ही है, हम फिजिकल क्लासेस भी देते हैं हमारे इंस्टीट्यूट गुरुकुल इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है ना। जो पढ़ता है बेसिकली जो हमारे इसका एड्रेस है वो एफ ब्लॉक में है और जिला सहकारी बैंक के सामने बक्सर में। ठीक है ना। तो जो बच्चे फिजिकली भी बैच लेना चाहते हैं या फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं वो फिजिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आकर संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है। और आपको वहाँ पर आपकी सुविधाओं का समाधान मिल जाएगा। जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, अदरवाइज जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही हम वहाँ भी पढ़ाएंगे, बट जो कंफर्टेबल नहीं है वो चाहें तो फिजिकल बैचेस भी ले सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में आकर। हमारा जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ब्रांच है वो मैंने आपको बताया कि एफ ब्लॉक में पड़ता है, अपोजिट जिला सहकारी बैंक और बक्सर। ठीक है ना। बक्सर चौक के पास गंगानगर में, मेरठ। ठीक है। तो अब रिलेशन पे आते हैं हम, और रिलेशन क्या है बच्चे हमारा? तो रिलेशन ये है कि अगर हमें मास परसेंटेज और पीपीएम में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं? WB अपॉन में WA प्लस WB इनटू में 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 4। बताइए 10 की पावर 6 को मैंने स्प्लिट कर दिया 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा गौर से देखें, ये जो इतना फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100, यही तो होता है बेटा मास परसेंट। क्या होता है? मास परसेंट। किसका? सल्यूट का। किसका मास परसेंट होता है? सल्यूट का। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं ppm इज इक्वल टू मास परसेंट इनटू में 10 की पावर 4। तो बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास परसेंट एंड ppm। ये मास परसेंट और ppm का रिलेशन है। अब आप पूछेंगे सर रियल लाइफ का कोई एग्जांपल बताइए जहां हम कंसंट्रेशन को पीपीएम में मेजर करते हैं। तो मैं बता दूंगा, कल भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था कि जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का स्तर होता है, यानी कि वायुमंडल के अंदर मौजूद प्रदूषण स्तर को जो मापा जाता है वो कहीं ना कहीं पीपीएम में ही मापा जाता है, पीपीएम बाय वॉल्यूम में मापा जाता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जैसे ये पीपीएम बाय मास के लिए हम पीपीएम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो पीपीएम बाय वॉल्यूम में मापा जाता है। ठीक है ना। उसमें क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, बस फर्क इतना है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो वो पीपीएम बाय वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह है, उन सबके कॉन्सेंट्रेशन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को आप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम बाय वॉल्यूम, पीपीएम बाय वॉल्यूम में। ठीक है जी। तो उसमें आप क्या पता करते हैं? इवेंचुअली आप ये पता करते हैं कि एटमॉस्फेयर के 10⁻⁶ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम पॉल्यूटेंट्स का प्रेजेंट है। ठीक है ना। इज इट क्लियर? पॉल्यूटेंट वहां क्या है? जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, और उन्हीं पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है। तो अगर उन पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप 10⁻⁶ यूनिट वॉल्यूम के अंदर पता कर लेते हैं, दैट मींस वो कॉन्सेंट्रेशन किस में निकल कर आ जाएगी? पीपीएम में नजर आ जाएगी। अब पीपीएम का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहीं पर लिखूं, जैसे आपको ये लिख दिया 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या बता रहा है आपको? बेटा SO2 भी तो अपने आप में एक पॉल्यूटेंट है जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने का काम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन मापा है एयर के अंदर, वो कितना मापा है? 10 ppm। और सिंस इट इज अ गैस, तो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वॉल्यूम में। तो यहां बेसिकली पीपीएम बाय वॉल्यूम की बात हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या है? 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर का मतलब है बेटा 10 ml of SO2 is present in 10⁻⁶ ml of air। इसका मतलब यह है कि 10 की पावर 6 ml यानी कि 10 लाख ml एयर के वॉल्यूम के अंदर, यानी कि एयर का जो वॉल्यूम आपने लिया है वो कितना है? 10 लाख ml, और 10 लाख ml के अंदर मात्र 10 ml क्या मौजूद है? SO2 मौजूद है। आप देख रहे हैं कि 10 लाख के सामने 10 ml का
तो वजूद ना के बराबर सा, यानी कि सल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत 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 कम है, एंड दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस इट इन पीपीएम, और इसीलिए हमने इसको किस में एक्सप्रेस करा है, पीपीएम में एक्सप्रेस करा है। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। बस यही पीपीएम के बारे में। इवन दूसरा अगर एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं जो हार्ड वाटर होता है D2O, हार्ड वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन इट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो उसके अंदर मौजूद होते हैं उसकी वजह से हार्ड वाटर जो होता है वो हार्ड होता है। तो हार्ड वाटर की हार्डनेस को भी आप कहीं ना कहीं किस में मेजर करते हैं, पीपीएम में मेजर करते हैं। तो दीज आर द टू रियल लाइफ एग्जांपल्स जिसमें आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को पीपीएम में मापा जाता है। एक तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और इसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा है हार्ड वाटर की हार्डनेस को भी आप किस में मेजर करते हैं, पीपीएम में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहां से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज निकल कर आए। एक तो पीपीएम का ओरिजिनल फॉर्मूला कि पीपीएम होता क्या है, तो बेसिकली 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज पीपीएम। तो फॉर्मूला बिकम्स पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन मेजरिंग टर्म के क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले से होंगे, कभी कभी यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैथ्स में सभी ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा कि एक टॉफी 2 रुपए की आती है तो 5 टॉफी कितने की आएंगी, या 5 टॉफी 10 रुपए की आती है तो एक टॉफी कितने की आएगी, ये सभी को आता है ना। एक की कीमत पता हो, ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा की पता हो और एक की निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं। दैट इज यूनिटरी मेथड ऑल अबाउट। तो उससे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा हमने यहाँ जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज रिलेशन बिटवीन मास परसेंट और पीपीएम। मास परसेंट और पीपीएम में क्या रिलेशन है, तो पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, दैट मींस 10,000। अगर आप मास परसेंट की मल्टीप्लाई 10,000 से कर देते हैं तो यू विल गेट कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, आपको पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इतना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, फिर इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं किस तरीके से वो होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, लेट 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन्स 2 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम ऑफ CaCO3 एक्सप्रेस concentration of CaCO3 in hard water in ppm. This is the question. ठीक है, आपसे बोला गया है कि 1 लीटर हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो लगभग इतना है। ठीक है जी, और अगर 1 लीटर हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट इतना है तो कॉन्सेंट्रेशन में इसको पीपीएम में मेजर करके बताइए कि इन टर्म्स ऑफ पीपीएम इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा हार्ड वाटर के अंदर। और अभी आपने पीपीएम का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे, तो पीपीएम का क्या फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, तो वो ये पढ़ा था, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 10 का पावर 6। और एक पीपीएम और मास परसेंट में रिलेशन पड़ा है कि पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंट इनटू में 10 का पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला पीपीएम बाय ये पीपीएम बाय मास के लिए, पीपीएम बाय वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो 1 लीटर हार्ड वाटर है दैट इज इवेंचुअली सोल्यूशन, वो यहां पर सोल्यूशन है कि 1 लीटर हार्ड वाटर सोल्यूशन के अंदर लगभग इतना ग्राम क्या है, CaCO3, तो ये वहां पर सोल्यूट हो जाएगा। तो आपको इवेंचुअली क्या दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हम अब करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि गिवन क्या है। तो गिवन अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो गिवन है बेटा वो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज हार्ड वाटर, और वो कितना है बेटा 1 लीटर। ठीक है, एक चीज वॉल्यूम में है और एक चीज इन टर्म्स ऑफ मास है, तो ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ। या तो पीपीएम बाय मास ही लो या फिर पीपीएम बाय वॉल्यूम लो, या तो इसे भी वॉल्यूम में कन्वर्ट करो या फिर इसको भी मास में कन्वर्ट करो। तो क्यों ना मैं 1 लीटर हार्ड वाटर का मास निकाल लूं। और आप जानते हैं कि जो 1 लीटर होता है बेटा, जो नहीं भी जानते वो इस बात को कहीं पर लिख लेंगे,
कि जो 1 लीटर होता है दैट इज नियर अबाउट इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, यानी कि 1000 ग्राम के नियरली इक्वल होता है। तो कहने का मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो मास होगा, मास ऑफ 1 लीटर हार्ड वाटर, 1 लीटर हार्ड वाटर का जो मास होगा वो 10⁻³ ग्राम्स होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, इतना ही होने वाला है, नहीं होने वाला? ठीक है। इसके साथ साथ हमें मास जो दे रखा है ऑफ CaCO3 वो कितना है, 2 इंटू में 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है ना। 2 इंटू में 10⁻³ का मतलब क्या है, 0.002, क्योंकि ये पावर जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि आप 1000 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, और जब 1000 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.002 ग्राम। 1000 के अंदर 0.002 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, तो भाई ये तो बहुत कम मात्रा में है, तो फिर तो कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में दिखानी भी चाहिए हमें, और इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि आप कॉन्सेंट्रेशन को पीपीएम में दिखाइए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूट है, क्या है बेटा, सॉल्यूट है। पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया इवेंचुअली हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB, और ये हो गया WB मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और इनटू में 10 का पावर 6। कोई दिक्कत बेटा, बताइए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 इंटू में 10 का पावर -3 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 6। यहां से 3 पावर कट जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 3, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, 2 ppm। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस कर दिया। जो बच्चे फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो बेटा वो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए कि 10⁻³ grams of hard water contains 2 इंटू में 10⁻³ grams CaCO3, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं बेटा इसको। 10⁻³ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 2 इंटू में 10⁻³ ग्राम ऑफ CaCO3। 1000 ग्राम में इतना ग्राम CaCO3 है, तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा 2 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर 3। भाई ज्यादा का पता हो, 1 का लगाना हो तो डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमें निकालना है कितने में, 10⁻6 ग्राम्स में, क्योंकि भाई पीपीएम का तो मतलब ही है कि 10⁻6 ग्राम में कितना सॉल्यूट मौजूद है। तो 1 का इतना है तो 10⁻6 ग्राम्स में कितना होगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब ज्यादा का निकालना है 1 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। कैंसिल करो, यहाँ 3, 10 की पावर +3 और 10 की पावर -3 1 बन जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, 2 ppm। आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर क्या आना है बेटा, 2 ppm। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की ओर बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैंने आपको एज एग्जाम्पल ये क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है जी। चलिए कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं किस पर, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर। चलिए हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा आई एम श्योर। प्लीज डू रिमेंबर दिस कि 1 लीटर नियरली इक्वल होता है 10⁻³ ग्राम्स के। ये ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम से ही है लगभग, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। हमारी जो अगली टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल्स का फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है ना, किसी पूरे का कुछ पार्ट। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि ये एक एप्पल है और इस एप्पल को मैंने 4 अलग अलग पीस में बांट दिया, 4 अलग अलग इक्वल पीसेस में बांट दिया। अब आपसे पूछूं मैं इसके हर एक पीस का क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो वो बनेगा 1/4। ऑब्वियस सी बात है, जिस भी चीज का फ्रैक्शन पूछा है वो अपॉन में टोटल,
दैट इज द फ्रैक्शन। या फिर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा कि ये एक सर्कल है और सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके किसी एक पार्ट को सपोज मैंने शेड कर दिया है। अब आपसे पूछूं मैं कि बताइए शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन होगा, या इसमें शेडेड पोर्शन कितने भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे के कितनी भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन। तो आप देखो पूरा 4 भागों में बटा हुआ है और उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, सिर्फ एक, तो 1/4। और अगर मैं पूछूं अनशेडेड पार्ट का पोर्शन तो वो हो जाएगा 3/4। तो यही तो फ्रैक्शन होता है, यानी कि फ्रैक्शन इज समथिंग रेशियो। फ्रैक्शन एक रेशियो ही तो है बेसिकली। और क्या फ्रैक्शन या रेशियो की कोई यूनिट होती है, नहीं होती। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका पहला पॉइंट आप यही ध्यान रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और जब यूनिट नहीं होता तो ये डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस बात को मैं अभी प्रूव भी करूंगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं आप काय से। ठीक है ना। इसको शाय भी बोल देते हैं, काय भी बोल देते हैं, या बहुत से लोग जीटा भी बोल देते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद जीटा, मैं इसको जीटा बोलना पसंद करता हूं। तो ये जीटा है, क्या है बेटा, जीटा। आप मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जीटा से। इट इज समथिंग लाइक एक्स, एक्स जैसा है बट एक्स नहीं है। ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन को आप जीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, जीटा से। अब आप इसको समझो कि क्या है मोल फ्रैक्शन और कैसे इसको समझा जाएगा। आप ये मान के चलो कि मेरे पास ये कोई बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने तैयार करा एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बनता है, जिसमें एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होता है। दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बनेगा बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। और वो बाइनरी सॉल्यूशन मैंने इसी बीकर के अंदर तैयार करा है। आप जानते हैं सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बी से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता हूं ए से। ठीक है जी। तो मैंने सॉल्वेंट के कुछ मोल्स लिए होंगे और सॉल्यूट के कुछ मोल्स लिए होंगे, उनको आपस में मिक्स करा होगा, या फिर इसका कुछ मास लिया होगा, इसका कुछ मास लिया होगा, आपस में मिक्स करा होगा, क्या बनाया गया होगा, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया होगा। इज दैट क्लियर नॉट। सपोज मैंने सॉल्वेंट के लिए है 4 मोल्स, ठीक है, और इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं सॉल्यूट के 3 मोल्स और बना दिया एक बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बना दिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं कि मैंने 4 मोल सॉल्वेंट के और 3 मोल सॉल्यूट के आपस में मिक्स करे और तैयार कर दिया एक बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताइए कि इस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि मैं सॉल्यूट के मोल्स पूछ रहा हूं तो यहां लिख देंगे b। तो बताना जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1 2 3, यानी कि यहां सॉल्यूट के 3 मोल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहां सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, दैट इज Na, तो वो है 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर, इस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका क्या मोल फ्रैक्शन है, यानी कि उसके मोल्स का क्या फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काय से, और क्योंकि मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां लिख देंगे b। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ऑब्वियस सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो सॉल्यूट के मोल्स यानी कि NB, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, दैट इज Na प्लस NB। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं बताओ सॉल्वेंट का क्या मोल फ्रैक्शन बनेगा, तो वो बन जाएगा बेटा Na अपॉन में Na प्लस NB। ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। कोई डाउट बताइए भाई। सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है इस सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। सपोज यहां तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ना देकर ये बोल दूं कि मैंने 20 ग्राम सॉल्वेंट और 10 ग्राम सॉल्यूट को आपस में मिलाया, यानी कि मासेस दे दिए जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने पढ़ा है कि अगर आपको इसका मास दे रखा है WB और इसका मास दे रखा है WA, और मैं मान लेता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है MB और इसका मोलर मास है MA, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है, अगर मुझे सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो उसका तरीका होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये बच्चों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा सभी ने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मैं भी बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो जनरल तरीका होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं उसका दिया गया मास अपॉन में मोलर मास। इज इट क्लियर। सिमिलरली अगर मैं कहूं Na कि सॉल्वेंट के अगर आपको यहां पर मोल्स निकालने हैं तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा WA अपॉन में
Ma। इज इट क्लियर नॉट? यानी कि सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अगर बाई चांस आपको नंबर ऑफ मोल्स ना देकर क्या दे दिए जाए, मास दे दिए जाए, तो इस फॉर्मूले में Nb और Na की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इन टर्म्स ऑफ मास आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन निकालने का। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। अब जैसे अगर मैं टिपिकली यहां बात करूं कि बताइए इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 3, और टोटल मोल कितने हैं? 7। और अगर मैं पूछूं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो होगा 4/7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सारे के सारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है ना? अब जैसे ये सॉल्यूशन है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी है? 2, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 आएगा, चाहे आप देख भी लीजिए। XA और जीटा B बराबर 1। देखिए 3/7 और 4/7, 7 एलसीएम 3 + 4 यानी कि 7/7 विच इज इक्वल्स टू 1। और ये बात मैं फॉर्मूले से ही प्रूव करके दिखा सकता हूं, ये तो इन जनरल अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि मैं इसको रफ कर दूं। कोई दिक्कत बताइए, कोई डाउट? चलिए देखिएगा अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की बेटा। तो पहली बात तो इस मेथड का यूज आप कहां करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ये जो मेथड है कंसंट्रेशन को मापने का, इसे यूज कहां करेंगे? तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। इस मेथड का आप यूज करते हैं जब सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हो। ठीक है जी। होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल number of moles of solution, that is all the components। बेसिकली ये एक रेशियो है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के कंपोनेंट के मोल्स को अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट रेशियो इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ले लूं कि टेकिंग 3 कंपोनेंट्स, मैंने 3 कंपोनेंट्स ले लिए हैं A, B एंड C। ठीक है ना? हालांकि 3 कंपोनेंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो चलो 2 ही ले लो। तो मैंने 2 कंपोनेंट ले लिए हैं A और B, जिनको मिलाकर मैंने क्या तैयार कर दिया है? एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। और क्योंकि ये सॉल्यूशन 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बना है तो इसे मैं बाइनरी सॉल्यूशन कह सकता हूं। कह सकता हूं या नहीं कह सकता बेटा? ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं बेटा? 2, एक A और एक B। अगर मैं इनके गिवन मास की बात करूं कि इनका मास आपको दे रखा है, इसका मास है WA और इसका मास है WB। गिवन मास को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं कहूँ इनका जो और ये गिवन मास आपका ग्राम्स में है, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है या फिर मोलर मास है वो सपोज Ma है और MB है। तो अगर मैं यहां से इनके क्या निकालूं? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, यानी कि इनके मोल्स की संख्या निकालूं, तो Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बराबर होगा गिवन मास ऑफ A अपॉन में मोलर मास ऑफ A। और सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बराबर होंगे गिवन मास ऑफ B अपॉन में मोलर मास ऑफ B। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालूं, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल्स किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन बनी है A और B दोनों को मिलाकर, तो उसके मोल्स और B के मोल्स, A के मोल्स और B के मोल्स दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, दैट इज Na प्लस
एन बी, यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। अब अगर आपसे कहा जाए, यहां से आपसे कहा जाए कि बताओ कि मोल फ्रैक्शन, मैं यहां के बाद यहां लिख रहा हूं बेटा, कि पूछा जाए बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जीटा ए से, तो वो होगा ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसे मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए और प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए, कोई दिक्कत थोड़ा है भाई। एन ए और एन बी की वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी इन टर्म्स ऑफ मास। अगर सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो वो होगा जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी और डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, ये जनरल फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, बाकी तो फिर ये सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मुलाज निकल कर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास, अगर आपको डायरेक्टली मोल्स ना दे रखे हो, है या नहीं बताइए। तो डेफिनेशन से अब आप देख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उस कंपोनेंट के मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है वही उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इसका। एंड सिंस इट इज अ रेशियो, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, रेशियो है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी इन टर्म्स ऑफ मोल मेजर होंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी इन टर्म्स ऑफ मोल मेजर होंगे, और मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस इसका कोई यूनिट नहीं होता, और जब यूनिट नहीं होता इसलिए क्या है, अपने आप में डायमेंशन लेस है। इज दैट क्लियर? चलिए, और दूसरी चीज, यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक ही आ जाइए, कहीं पर भी वॉल्यूम की बात हुई या नहीं हुई बताइए? इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं, कोई वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। दैट मींस ये जो मोल फ्रैक्शन है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, और अगर ये वॉल्यूम पे ही डिपेंड नहीं करता तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि यूजुअली जो टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने की वजह से वॉल्यूम अफेक्ट होती है, और अगर वॉल्यूम अफेक्ट होगी तो क्योंकि वो टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है तो वो भी अफेक्ट होगी। बट ये तो वॉल्यूम पर डिपेंड कर ही नहीं, कहीं पर भी लिक्विड्स के वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। यहां पर जो बात हो रही है वो लिक्विड के मासेस की हो रही है। अगर ए और बी दोनों लिक्विड है तो उनके मासेस की बात हो रही है, ना कि उनके वॉल्यूम की। इज दैट क्लियर और नॉट बताइए? स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो अब बात करते हैं कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूनिटी, दैट इज 1। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल फ्रैक्शन है उन सबका सम क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं टिपिकली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर आपको 2 ही मोल फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, एक सॉल्यूट का और एक सॉल्वेंट का, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन बना होता है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होगा बेटा? वो 1 होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं क्यों होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सिंबलाइज कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा जीटा सॉल्यूट के लिए B और जीटा यानी कि मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के लिए A इज इक्वल टू 1। होगा नहीं होगा? प्रूव कर लेते हैं। तो टेकिंग LHS, मैं LHS ले लेता हूं। LHS क्या है बेटा? यहां पर वो है जीटा A प्लस जीटा B।
आगे पीछे करके कैसे भी प्लस कर लो, आंसर तो सेम ही आता है। चाहे जीटा ए को पहले लिख लो, चाहे जीटा बी को पहले लिख लो। अब जीटा ए क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली जीटा बी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा इसका, तो अगर आप देखें तो यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम भी यही आ जाएगा Na प्लस एनबी। और क्योंकि ये एलसीएम ऑलरेडी इसका भी डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसका भी डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और Na प्लस एनबी से Na प्लस एनबी कट गया, कितना आ गया 1, विच इज इक्वल टू RHS। हालांकि ये चीज प्रूव हो गई कि हाँ किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितने भी, यहाँ तो 2 ही कंपोनेंट है, अगर 2 से ज्यादा भी है तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी। दूसरा, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जीटा ए इज इक्वल टू या जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस का जीटा ए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का निकालने के लिए उसको 1 में से माइनस कर दो तो दूसरे का निकल जाएगा। बताओ, कहने का मतलब ये हो गया, दस इफ मोल फ्रैक्शन, बल्कि ऐसे लिखो, if in a solution mole fraction of one of the component is known, then that of other component can be calculated। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, जैसे सॉल्वेंट का पता है, तो सॉल्यूट का निकालने के लिए आप सिंपली क्या करें, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दीजिए तो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा जो भी बताई है आपको। एक लास्ट बात और बताने जा रहा हूं बस मैं मोल फ्रैक्शन को लेकर, रब कर दूं उसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। अब जो लास्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या फिर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर लो क्योंकि हमें तो वही पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जो रेशियो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का होता है वही रेशियो इनका मोल फ्रैक्शन का भी निकल कर आता है। आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप इस वाली चीज को उठा लीजिए। अच्छा, जीटा बी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज एनबी अपॉन में Na प्लस एनबी, और जीटा ए का वैल्यू क्या होगा, दैट इज Na अपॉन में Na प्लस एनबी। Na प्लस एनबी से Na प्लस एनबी कट गया तो क्या आ जाएगा, Nb अपॉन में N में। दैट इज किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन का रेशियो, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन का रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स ऑल, बस इतना ही मोल फ्रैक्शन के अंदर आपको पढ़ना था। ठीक है ना, यानी कि हमारा दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा क्या, बल्कि हम कहेंगे हमारा पांचवा कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है जी। अब हमारा जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म शुरू होता है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है ना, दैट इज मोलैलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, तो क्लास आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन पर हमने इस वीडियो को खत्म करा है। तो आज हमने 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिस्कस करा है, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन। अब बाकी हमारी जो 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचती हैं दैट इज मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। आगे की क्लासेस में हम इन तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है ना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग मिलती रहे। बस आज मैं यहीं आपके साथ विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।